सभी लोगों को नमस्कार। मैं रूपराम सनोडिया। आप सभी लोग 10th क्लास पास करके 11th में आए हैं। 10th में मैथ्स में आपका बहुत कम सिलेबस था, अब आप 11th में आ गए हैं। इसमें सिलेबस बहुत ज्यादा है टॉपिक वाइज, लेकिन इसका थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त रूप से आप जहां तक कुछ परिचित होंगे कुछ टॉपिक से। जैसे हम यहाँ अभी सबसे पहले समुच्चय पढ़ेंगे, फिर हम संबंध फलन पढ़ेंगे। इसके बाद जो आपका त्रिकोणमिति फलन है, त्रिकोणमिति आपने पहले पढ़ा हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। फिर आपका क्रमचय संचय है, और इसी प्रकार श्रेणी वगैरह, गुणोत्तर श्रेणी, समानांतर श्रेणी और अन्य भी टॉपिक है। तो मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। मैं आप लोगों को 11th मैथ्स के सभी वीडियो शुरू से लेके लास्ट तक आपके बहुत अच्छे से सरलतम रूप से पूरा बेसिक नॉलेज सहित आपका तैयार कर रहा हूं। ठीक है, मैं ऑलरेडी एक गवर्नमेंट जॉब में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मध्य प्रदेश सरकार में अधिकारी हूं। इतना बिजी होते हुए मैं आप लोगों के लिए, ठीक है, मैं एक समय निकाल के नाइट में आप लोगों को वीडियो तैयार कर रहा हूं। ठीक है, तो इसका जरूर आप भरपूर लाभ उठाएं, चाहे आप हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम, क्योंकि मैथ्स में मीडियम का कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई ज्यादा कोई ऐसा नहीं। वैसे मैक्सिमम हम जो टर्मिनोलॉजी रहती है वो हम इंग्लिश ही यूज करते हैं मैथ्स में। ठीक है, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी में तो हिंदी मीडियम में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम मेरा उद्देश्य है जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं जो कि ना कोचिंग जा पाते हैं, और वर्तमान की स्थिति कोरोना काल में वो ना तो स्कूल जा पा रहे हैं, उनके लिए उद्देश्य से मैंने ये कार्य मतलब वीडियो बनाने का कार्य शुरू किया है। और मैं इसके पहले भी कोचिंग लेता था, लेकिन 2008 से के बाद से, जब से मैं इस जॉब में आया हूँ, तब से मैं पढ़ाई से एक प्रकार से हट गया था। लेकिन अभी वर्तमान स्थितियों को देखते हुए और मेरा कुछ करने की इच्छा हुई कि भाई क्यों नहीं कुछ छात्रों को अपनी जो मेरे पास जो है मैं उनको दे पाऊं, इसलिए मैंने रात में इतना बिजी होते हुए आप लोगों के लिए समय निकाल के मैं आपको तैयार कर रहा हूं। तो मेरा ये निवेदन है कि आप मेरे वीडियो को कंटिन्यू देखें। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन जो रहती है उसको ऑन कर लें, जिससे कि जो भी मैं अपलोड करूंगा नेक्स्ट वीडियो वो आपको कंटिन्यू प्राप्त होते रहेंगे, उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और कंटिन्यू वीडियो आप बिल्कुल एक बुक रख के, हाँ मैं जब तैयार कर रहा हूं तो मैं वो ऑलरेडी आपको एक बुक्स का सहारा मुझे लेना पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 है, 2 है, 3 है, एक्सरसाइज या कौन सा क्वेश्चन है मैं बोलूंगा, क्योंकि बार बार मैं बोर्ड में हर क्वेश्चन को लिख के तो नहीं कर सकता। तो आपको मैं पढ़ाने के लिए मैंने शिवलाल अग्रवाल की बुक रखी हुई है, इस बुक से ही मैं आपको आगे तैयार करवाऊंगा। तो आप कृपया कर इस बुक ले लें और मेरे वीडियो देखें, और जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको बुक में भी पढ़ते हुए आप देखते जाएं। और एक बात और है कि आप एक डायरी या एक पतली सी छोटी सी एक कॉपी तैयार कीजिए। उस कॉपी में आप टॉपिक वाइज, जैसे हम अभी सेट पढ़ रहे हैं, तो सेट में जो की फैक्ट आएंगे, आपके जो फार्मूले आएंगे, उसको आप कंटिन्यू उसमें वहां पर लिखते जाइए कंटिन्यू। फिर अगले चैप्टर में आएंगे, अगले चैप्टर के जो फार्मूले आएंगे उसी में लिख दीजिए, अगले चैप्टर के आएंगे वो। तो आपके ऐसे फार्मूले की या की फैक्ट की या कोई बीच में कोई टर्म मतलब इस प्रकार का कोई शर्त आती है, कोई कंडीशन आती है, उनको आप उसमें लिख लीजिए। तो एग्जाम के समय केवल आप उस कॉपी को के फार्मूले पढ़ते जाएं, कंडीशनें पढ़ते जाएं, की फैक्ट पढ़ते जाएं, तो आपके दिमाग में खुद आ जाए कि ये पढ़ रहा हूं तो इससे रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इस टाइप के सवाल होते हैं, और उनको ऐसे ऐसे हल करते हैं, इस टाइप से हल करते हैं। तो एग्जाम के समय में आपको ये बहुत सहूलियत देती है। लेकिन अगर हम एक्सरसाइज के अनुसार, जैसे हम कॉपी बनाते हैं, एक्सरसाइज हल कर लिए, फिर क्वेश्चन, फिर अगला फार्मूला आया तो उसको वही लिख लिए, तो फिर फार्मूले के जो हम पढ़ते जाए तो पन्ने पलटाते जाए, बार बार पन्ने पलटाएं। ठीक है, पन्ने पता चला कि कोई वो फार्मूला आपका एग्जाम के समय कोई फार्मूला आप पढ़ने से भूल गए, एग्जाम हॉल में एंटर करते हुए आपको याद आ जाए कि भैया अरे मैं तो ये तो फार्मूला याद ही नहीं किया, इसमें क्या था, तो पता चला जो दूसरा याद था वो भी भूल गए। तो ऐसी नौबत ना आए, आप बिल्कुल एक डायरी बनाइए और कंटिन्यू करिए। चलिए हम समुच्चय से स्टार्ट करते हैं। समुच्चय में सबसे पहले ये बात है कि समुच्चय क्या है। समुच्चय क्या है उसके नाम से समझ में आ रहा है। सेट्स क्या है, ठीक है, उसके नाम से समझ में आ रहा है। समुच्चय मतलब एक समूह, ऐसा समूह जो किसी परिभाषा के द्वारा परिभाषित हो, कोई कंडीशन, किसी शर्त को का पालन करता हो। ठीक है, जैसे हम कहें कि संख्याओं का समूह 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से उनका समूह,
वर्ग संख्याओं का समूह, हम कहें भारत की नदियों का समूह, 11th क्लास के बच्चे मतलब छात्र छात्राओं का समूह। ठीक है, तो ये आपका ऑलरेडी एक परिभाषा, एक शर्त लगी है कि 11वीं क्लास के बच्चों का समूह, मतलब ये जो समूह है उसमें एक शर्त लगी हुई है, आपकी एक परिभाषा लगी हुई है कि ये समूह ऐसा है जो कि इस समूह के सभी बच्चे 11th क्लास में पढ़ते हैं। इसी प्रकार संख्याओं के लिए भी होता है, संख्याएं अलग अलग होती है, अलग अलग प्रकार की होती है। मैं सभी इन चीजों को बता रहा हूं और ये आप डायरी में नोट करिए इस चीज को। ठीक है, जो संख्या बता रहे हैं किस संख्या को किससे निरूपित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो इन चीजों के संकेत क्या होते हैं ये आप अपनी डायरी में लिखिए। और ये हमको आगे चल के जब आप आगे और अभी 12th में जाएंगे तो ये कॉपी आपकी 12th में भी काम आएगी, और वो कॉपी खाली रहेगी तो 12th के भी उसी में फार्मूले उसी में लिखिए आप, जिससे कि कोई भी कंपटीशन एग्जाम देने जाए, कुछ भी करने जाए, वो कॉपी आप हमेशा अपने पास रखें। आगे जब भविष्य में जब आप इंजीनियरिंग करने के बाद या बीएससी या एमएससी करने के बाद जब कोई कंपटीशन देंगे, जैसे एमएससी करेंगे, नेट एग्जाम देंगे, स्लेट देंगे, ठीक है, इंजीनियरिंग करेंगे, गेट देंगे, जो भी है, तो आपको वो काफी जो आपकी कॉपी नोटबुक जो बनी हुई है वो आपको बहुत हेल्प करेगी, बहुत हेल्प करेगी, और आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको खुद बता रहा हूँ, मैं इस टाइप से पढ़ता था, मैं कभी कॉपी नहीं, मतलब पूरे क्वेश्चन को हल नहीं करता था, बल्कि ये की फैक्ट की एक कॉपी बनाता था, इससे तैयार करता था। चलिए हम मुद्दे की बात पे आते हैं। तो सबसे पहले हम समुच्चय पढ़ते हैं। समुच्चय पढ़ने से पहले कुछ चीज बेसिक होती है, उन चीजों को हम जरूर पढ़ लें। सबसे पहले होता है नेचुरल नंबर, इसको हम एन से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या क्या होती है, सबसे पहले आप इस बात को समझिए, प्राकृत संख्याएं क्या होती है। देखिए संख्याएं हम वैसे भी जानते हैं, 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब अनंत तक आप ऐसी गिनती जाइए, वो आपकी संख्या होती है। तो प्राकृत संख्या क्या है, प्राकृत संख्या में नेचुरल नंबर में 0 शामिल नहीं होता और सभी पूर्णांक संख्याएं शामिल होती हैं, और वो भी धनात्मक होनी चाहिए। देखिए नेचुरल नंबर, नेचुरल प्राकृतिक, बाकी अंक तो हमने बाद में बनाए हैं कि माइनस वाली, -2 -3 -4 माइनस, ये आपकी संख्या है, आपने बाद में बनाया है। लेकिन प्राकृत संख्या क्या है, जब हम गिनती पढ़ते हैं तो नेचुरल गिनती क्या है, 1 2 3 4 5 6, लेकिन उसमें हम 0 शामिल नहीं कर रहे हैं। 0 भी एक नेचुरल है, प्राकृतिक है, लेकिन इसमें हमारा शामिल नहीं होता, क्योंकि गिनती में जब हम गिनती पढ़ते हैं तो 0 से नहीं पढ़ते हैं, हम 1 से पढ़ते हैं। कहां से पढ़ते हैं, हम 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे गिनती अनंत तक चली जाएंगी आपकी, मतलब 1000 में जाएगी, लाख में जाएगी, 10 लाख हो जाएगी, करोड़ हो जाएगी, 10 करोड़ हो जाएंगी, फिर आगे भी जो भी जाए। तो ये आपके, ये सभी नंबर आपके नेचुरल नंबर कहलाते हैं। 1/2 आपका नेचुरल नंबर नहीं है, 1/2 आपका जो होगा ये नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि ये 1/2 नेचुरल नंबर, दो नेचुरलों की से ही बना है, नेचुरल नहीं है, प्राकृतिक नहीं है, ये बनाया गया बाद में। ठीक है, तो नेचुरल नंबर आपका 1 से लेके 1 2 3 4 5 से लेके अनंत तक होगा, और इसको हम एन से प्रदर्शित करेंगे, इससे हम एन से प्रदर्शित करेंगे। अब हम आते हैं सेकंड नंबर में, इसको आप की फैक्ट में लिख के रखिए। आप जो डायरी बनाएंगे उसमें समुच्चय आप चैप्टर डालिए, और वहां पर आप सबसे पहले की फैक्ट में बनाइए नेचुरल नंबर। ठीक है, लिखिए आप। तो नेचुरल नंबर आपको क्लियर हो गया कि 1 2 3 4 5, इसमें आपकी माइनस वाली संख्या है, एक तो पूर्णांक होंगी, नेचुरल वाली संख्या होंगी, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब ये होंगी। -1 -2 -3 ये शामिल नहीं होंगी, ये तो माइनस लगाने के बाद नेचुरल नंबर से ये संख्याएं बनी है, ये नेचुरल नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। तो ये आपकी प्राकृत संख्या है। इसके बाद आते हैं हम जेड से प्रदर्शित करेंगे। जेड सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण होनी चाहिए, संख्या पूर्ण होनी चाहिए, आधी अधूरी, जैसे हम पढ़ते हैं आधा, पौन, ठीक है, सवा, ठीक है, इस टाइप की संख्याएं नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए, संख्या पूर्ण होनी चाहिए। लेकिन इस पूर्ण संख्या में माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। इसका मतलब ये संख्या कौन कौन सी होगी, 0 +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 डेड एस अनंत तक। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, ये क्या हो गया आपका सभी पूर्णांक संख्या, सभी क्या हो गई आपकी पूर्णांक संख्या। इसके बाद आते हैं हम क्यूब, परिमेय संख्या।
परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? अभी हमने जो नेचुरल नंबर पढ़े ना, और फिर उसके बाद हमने पूर्णांक इंटीजर, ये नेचुरल नंबर, ये इंटीजर नंबर, ये प्राकृत संख्याओं को हम धनात्मक पूर्णांक संख्या भी कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक संख्या भी कहते हैं, लेकिन इसमें जीरो शामिल नहीं होता है, इस बात का हम विशेष ध्यान रखना। ठीक है, ये पूर्णांक संख्या आपका इंटीजर नंबर, ऑल इंटीजर नंबर, ये दोनों को सबको मिला लिया जाए। परिमेय संख्या क्या होती है? आपकी जो अपॉन में आती है 1/2, 1/3, 1/4, मतलब माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक, मतलब परिमेय संख्याओं में आपका नेचुरल, देखिए नेचुरल नंबर पूर्णांक संख्याओं में समाहित है, ऑलरेडी समाहित है। देखिए इसको जीरो छोड़ दीजिए और ये आपका माइनस वाली संख्या छोड़ दीजिए। इसका मतलब क्या होता है? जब सेट के रूप में लिखेंगे ना, हम पढ़ेंगे आगे सेट सबसेट, मतलब जो सेट है उसके कुछ अवयवों को लेके अलग से कुछ समूह बनाए जाते हैं, उनको हम सबसेट कहते हैं, वो भी किसी परिभाषा से परिभाषित होंगे। ठीक है, ये क्या है? प्लस माइनस सभी अनंत तक संख्या है, इसमें 1 से लेके केवल प्लस है। इसका मतलब क्या होता है कि आपका n सबसेट ऑफ n, हम ऐसा लिखते हैं उसको, n सबसेट ऑफ कितना, सबसेट कितना हो जाएगा आपका z, मतलब n के प्रत्येक मेंबर ऑलरेडी z में है, ये सबसेट ऐसा n ऑलरेडी z का सबसेट। हम आगे पढ़ेंगे इनको, सब चीज आपकी बहुत अच्छे से क्लियर होगी। तो ये n सबसेट आप कितना होगा? आपका z होगा। इसके बाद हम परिमेय संख्या की बात की तो परिमेय में सब शामिल है, प्लस माइनस से लेके अपॉन वाली जीरो भी शामिल है, और ये नेचुरल नंबर भी शामिल होता है, क्योंकि परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर जो बटे में आते हैं। तो ये संख्याओं में ऑलरेडी कुछ बटे नहीं है, तो हम अपॉन 1 लिख सकते हैं। तो क्या होता है? z ऑलरेडी सबसेट रहेगा आपका, z ऑलरेडी सबसेट रहेगा आपका किसका? q का। z सबसेट होगा आपका किसका? q का। क्यूब से प्रदर्शित करते हैं हम किसको? q को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? परिमेय संख्या को। ठीक है, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या के बाद हम आते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या है। अब ये वास्तविक संख्या क्या होती है भाई? इतने प्रकार की संख्या क्या होगी? हमने एक, अभी यहां हमने लिखा नहीं है, एक संख्या हमने छोड़ दिया है। वो कौन सी? एक संख्या हमने छोड़ दिया है, अपरिमेय संख्या, नॉन रेशनल नंबर। ठीक है, जो रेशनल नंबर नहीं, तो वो ये कौन सी संख्या होती है? तो ये आपने जो पढ़ा होगा, आपको ध्यान है, √2, √3, ठीक है, या 3 की पावर 1/2, सॉरी 1/2 तो अंडर रूट हो गए, मतलब जैसे 5 की पावर कितना आपका 1/3 पाई। ठीक है, इस टाइप के कोई नंबर होते हैं, ये अपरिमेय संख्या कहलाती है। ये क्या कहलाती है? आपकी अपरिमेय संख्या। तो एक परिमेय संख्या होगी, रेशनल नंबर हो गया अपॉन वाले, मतलब ये आपका z से भी, z के सभी मेंबर ऑलरेडी q में होंगे। अब एक परिमेय संख्या हो जाएगी। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का जो समुच्चय हो, मतलब दोनों को मिला के जो एक समुच्चय बनेगा, वो आपका वास्तविक संख्या होता है। वास्तविक संख्या भी प्लस अनंत, माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक जितनी संख्या होती है, सभी संख्याएं, किसी भी प्रकार की संख्या, वो सब वास्तविक संख्या के रूप में आती है। और मैक्सिमम हमारा यहाँ रियल नंबर, वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर जो रहता है ये रहता है। अब हम आते हैं इसके बाद क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम सी से प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं। तो ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये एक नया नंबर कहां से आ गया? आप सोचते होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, नया नंबर। इसका मतलब अगला जी हम जैसे जी लिख रहे थे, एन सबसेट आप कितना आपका जेड, जेड सबसेट आप कितना आपका क्यू, क्यू सबसेट आप कितना आपका आर। ठीक है, मतलब आर में ये सभी आर के सबसेट हैं ऑलरेडी, ये आर के सब क्या है? ऑलरेडी सबसेट हैं। अब हम आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है भाई? आपने 10th में एक बात पढ़ी, एक चीज पढ़ा होगा, ध्यान होगा आपको, एक फार्मूला पढ़ा है वर्ग समीकरण का सॉल्व करना। एक वर्ग समीकरण को अपन सॉल्व करते हैं, पढ़े थे आपने कैसे? x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन, यहां क्या था मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, शायद 2ca है या जो भी है फार्मूला, मुझे याद नहीं है, इसको माइंड नहीं कीजिएगा, मुझे याद नहीं है नीचे अपॉन क्या आता है, शायद
4AC आता है, जो भी आता हो, सॉरी इस बात के लिए, मुझे ध्यान नहीं है, क्योंकि मैं आपको पहले बताया कि मैं काफी 10 साल हो गए मैं गणित से टच से हट गया था, लेकिन इसके बाद भी मैं आपको एक एक चीज क्लियर कराऊंगा। कभी कभी हो जाता है, यहाँ 4AC यहाँ है तो यहाँ 2A आता है, सॉरी 2A आता है, हाँ 2A आता है, क्लियर, याद आ गया। ठीक है, और हो सकता है अगर कुछ आता हो तो माइंड नहीं कीजिएगा इस चीज को, है ठीक है, कभी कभी होता है। अच्छा, हम मूल बात पे आ जाए। हम इस बात पे एक चीज पढ़ते थे कि यदि ये b² माइनस 4AC ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हम पढ़ते थे, याद होगा, इसके इक्वल टू ग्रेटर देन 0 तो वर्ग समीकरण का वास्तविक मान प्राप्त होगा, ये पढ़ते थे हम, वास्तविक मान प्राप्त होगा। और ये पढ़ते थे हम b² माइनस 4AC लेस देन 0, मतलब b² माइनस 4AC का मान 0 से छोटा हो, 0 से ऑलरेडी कैसा हो आपका, छोटा हो, 0 से छोटा हो, तो इसका कोई हल नहीं निकलेगा, इसका वास्तविक हल नहीं होगा। हम पढ़ते थे वास्तविक हल कब होगा, जब b² माइनस 4AC, हम ये पढ़ते थे समीकरण क्या होता था, a, देखिए समीकरण क्या होता था, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, मतलब x² का जो गुणांक होता था, कोफिशिएंट होता था वो a, x का गुणांक कोफिशिएंट जो होता था वो b, और जो राशि यहां होती थी वो c कहलाती थी। इससे हम b² माइनस 4AC ज्ञात करते थे। यदि b² माइनस 4AC का मान या तो 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो, ठीक है, ये धनात्मक, देखिए आप खुद इस चीज को देखिए, ये माइनस भी है, देखिए मैं थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूं, ये आप लोगों ने शायद नोट कर लिया होगा, मैं इस चीज को बहुत अच्छे से और क्लियर करना चाहता हूं। देखिए प्राकृत संख्या ये वाला मिटा देता हूं मैं थोड़ा, देखिए क्या होता था, x का मान क्या है -b, अब प्लस माइनस अंडर रूट, ये मान 0 से बड़ा होगा, ये b² माइनस 4AC का मान 0 से बड़ा होगा, मतलब धनात्मक होगा, धनात्मक होगा तो उसका अंडर रूट आपको ज्ञात हो जाएगा, इसका अंडर रूट आपका निकल जाएगा, जो भी हो, ठीक है ना। लेकिन यदि ये मान, तो इससे क्या होता है, यदि ये 0 के बराबर है तो आपका जी सीधे सीधे 2a, मतलब ये 0 हो जाएगा, और -b के बटे 2a आपका x का मान ज्ञात हो जाएगा। एक तरीका ये था। अगर ये 0 से बड़ा है तो यहां पर जो भी आता था 16 आ गया, 16 आ गया, तो जो अंडर रूट निकलता तो 4 हो जाता, 4 का मान ये प्लस, एक बार प्लस लेके एक बार माइनस लेके यहां से x की 2 वैल्यू आ जाती है आपकी, ठीक है। लेकिन यदि इसका मान 0, सबसे पहले 0 से छोटा हो जाए, अरे 0 से छोटा का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझिए। देखिए हम ये पढ़ते हैं संख्याओं को ऐसा, ये संख्याओं को हम ऐसा पढ़ते हैं, ये 0 जी आपका x जी y और जी आपका x जी y, ऐसा पढ़ते थे। अब हम जब इसमें ग्राफ बनाते थे, आपको याद होगा हम ये बनाते थे 1 2 3 4, तो जी इस साइड हम बढ़ेंगे, ये 0 है, इस साइड हम बढ़ेंगे तो ये आपकी पूरी धनात्मक संख्या है, और इस साइड हम यदि आएंगे तो -1 -2 -3, तो ये ऑलरेडी देखिए हम अगर इससे ये x डैश हो जाएगा तो y डैश, इससे इधर जाते हैं तो बढ़ते क्रम में देखिए इधर जा रहे हैं आप, -3 से बड़ा कौन है -2 से बड़ा कौन है -1 से बड़ा कौन है 0 से बड़ा 1 से बड़ा 2 3, मतलब ऐसे हम जाएंगे बढ़ते हुए। लेकिन हमको जो वैल्यू प्राप्त हो रही है वो 0 से छोटी, मतलब इस साइड, मतलब ऋणात्मक राशि आएगी। मान लो यहां -16 आ जाएगा, -16 हो गया, ठीक है। हम यहां पर कुछ भी a b c का मान कुछ भी ले रहे हैं, हम इसको अभी माइंड नहीं करना, तो ये -16 आ गया। अब भाई -16 का वर्ग कैसे निकलेगा, -16 का वर्ग कैसे निकलेगा। अब एग्जाम्पल के लिए मैं लिख के बता रहा हूं, ऐसा कोई जरूर नहीं। यहाँ b का मान मान लो, यहाँ पर b का मान मान लो 2 आया है और a का मान 1 आया है, मान लो एग्जाम्पल ये ऐसा है, तो इसका हल क्या आएगा, -2 प्लस -16 अपॉन कितना आपका 2। अगर ये प्लस होता तो हम यहां इसको 4 लिख लेते हैं, इसको हम 4 लिख लेते हैं, और हम एक बार प्लस चिन्ह लेके -2 प्लस 4 अपॉन 2 हल कर लेते, और एक बार माइनस चिन्ह लेके -2 -4 अपॉन 2 लेके हल कर लेते, एक्स की वैल्यू बदल। लेकिन भाई जी आपका -16 है तो ये कैसे निकलेगा,
ये एक समस्या है। तो इसके लिए क्या है, एक माना गया इमेजिनरी नंबर आपका माना गया कि आई स्क्वायर बराबर कितना आपका -1। आई स्क्वायर बराबर कितना आपका -1। ये एक राशि मानी गई, इमेजिनरी नंबर आपका ये माना गया, ठीक है, इमेज किया गया, ठीक है। तो ये माना गया, तो इसने इस आई स्क्वायर ने इसका सोल्यूशन निकाल लिया। कैसे, देखिए -2 प्लस माइनस, अब इस 16 को हम लिख सकते हैं कितना, -1 इंटू 16। इस -1 को हम लिख सकते हैं कितना, आई स्क्वायर अपॉन कितना आपका 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा अगले स्टेप में, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस ये आपका 4, आई स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा आई अपॉन 2, तो ये कुल मिला के हो जाएगा -1 प्लस माइनस कितना आपका 2i, ये आ गया। तो अगर इसको हम एक बार लिखें तो -1 प्लस 2i आ गया, एक हल आपका ये हो गया, और दूसरा हल हो जाएगा आपका कितना, -1 माइनस 2i, ये हो गया, ये आपका दूसरा हल हो गया। ये संख्या हमको इस प्रकार की प्राप्त हुई। इस संख्या को जिसमें i होता है इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ये संख्या हमेशा दो भागों से मिलकर बनी होती है। एक ये वाला भाग देखिए आपका, इसको मैं संकेत के रूप में लिख रहा हूं a प्लस बी आई, ये संकेत के रूप में, ठीक है। तो ये आपका जिसमें आई नहीं है ये आपका रियल पार्ट कहलाता है, ये रियल पार्ट कहलाता है, और ये आपका इमेजिनरी अधिकल्पित भाग कहलाता है, ठीक है। तो यहां से इसकी उत्पत्ति हुई है, तो आई स्क्वायर लिखे। अब ऐसा भी हो सकता है, 16m वर्ग हो गया, हो सकता है ये 15 मतलब 3 होता, तो 3 होता तो ये क्या हो जाता आपका, √3 हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका √3 के रूप में हो जाता, लेकिन आपके ये दो पार्ट हो जाते, ये रियल पार्ट और ये आपका अधिकल्पित, आपका इमेजिनरी पार्ट। तो ये आपका क्या कहलाता, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। इसको हम सी से प्रदर्शित करेंगे। अब इन्हीं का आगे लिखा हुआ है जेड प्लस, अरे जेड क्या था, सभी पूर्णांकों संख्याओं का समुच्चय। जेड क्या था, सभी पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है ना। तो जेड प्लस क्या हो जाएगा, केवल सभी पूर्णांक संख्या कौन कौन सी बताया था मैंने आपको, 0 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3, ठीक है। अब ये जेड प्लस हो गया, इसका मतलब केवल प्लस वाली संख्या आएंगी, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, मतलब 0 से लेके अनंत तक की संख्या आएंगी, राइट। इसके बाद आ जाए हम क्यू में, क्यू प्लस क्यू मतलब धनात्मक परिमेय संख्या। धनात्मक परिमेय संख्या जो अपॉन वाली जो होती है, 0 से लेकर अपॉन वाली जो भी संख्या होगी धनात्मक परिमेय संख्या। फिर धनात्मक वास्तविक संख्या, ठीक है ना। धनात्मक वास्तविक संख्या मतलब 0 से लेके प्लस अनंत तक, मतलब इसमें इस साइड का पार्ट छूट जाएगा, केवल 0 से लेके इधर का आ जाएगा अनंत तक, ठीक है। आपको आशा है कि मेरे को ये आपको संख्याएं बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। बात आपको ये तो स्पष्ट हो गया होगा नेचुरल नंबर क्या है, 0 को छोड़ के 1 2 3 4। जेड क्या है, पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर, ठीक है, 0 को शामिल करते हुए +-1 2 +-2, मतलब प्लस माइनस में भी सभी संख्याएं जाएंगी, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक, लेकिन पूर्णांक होंगे। इसके बाद परिमेय संख्या हमने पढ़ा, परिमेय संख्या अपान वाली जो होती है वो अपरिमेय संख्या मतलब √3 पाई और किसी की पावर 1/3 या 1/2 पावर या 1/5 पावर जो भी हो, तो वह सब आपकी कह लेंगे अपरिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सबको मिला लिया जाए तो सभी संख्या, और सभी संख्याओं का एक ही रूप है रियल नंबर, जिसमें सब शामिल हो जाएगा, सब संख्याएं शामिल हो जाएंगी, रियल नंबर। फिर धनात्मक की बात करेंगे, आपको धनात्मक पूर्णांक संख्या, तो अच्छा नेचुरल नंबर ऑलरेडी धनात्मक होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, 0 को छोड़ दिया जाए 1 2 3 4 धनात्मक होता है, तो धनात्मक पूर्णांक मतलब प्राकृत संख्या अगर बात हो रही तो वहां कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। केवल पूर्णांकों में धनात्मक की बात होगी, परिमेय संख्याओं में धनात्मक की बात होगी, रियल नंबर में धनात्मक या ऋणात्मक की बात होगी, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। कॉम्प्लेक्स नंबर आपको स्पष्ट हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ये आपके यहां तक आपको संख्याएं समझ में आ गई होगी। और ये सभी चीजें मैंने जो आपको बताया, ये आप एक डायरी में नोट करिए, एक डायरी में या आपका एक कॉपी में, और ये डायरी आपकी जब तक आप पढ़ेंगे तब तक इसी को आगे बढ़ाते जाइए, हमेशा आपके साथ मतलब बनी रहे जब तक कि आप जॉब में नहीं चले जाते, ठीक है। अब देखिए हम आते हैं कि भाई हम समुच्चय पढ़ रहे हैं, अब समुच्चय को हम कैसे लिखेंगे, किस रूप में लिखेंगे, और उनको मतलब कैसे टाइप के कैसे संकेत लिखते हैं, इन चीजों। सबसे पहले जो समुच्चय लिखे जाएंगे, जो भी लिखेंगे हम, उनके अवयव किसी न किसी परिभाषा से परिभाषित होंगे, वहां कोई ना कोई शर्त होगी,
तो समूचे जिसको भी लिखेंगे हम उनको कैपिटल ए में लिखते हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए, समूचों को हम सबको क्या में लिखेंगे, कैपिटल ए में लिखेंगे, और उनके जो अवयव होते हैं उनको स्मॉल में लिखा जाता है। ए बी, अगर देखिए संकेत के रूप में लिख रहे हैं तो स्मॉल ए बी सी के रूप में लिखेंगे अवयव को, ठीक है। एक्स वाई जेड में भी स्मॉल के रूप में लिखेंगे। लेकिन अगर हम समुच्चय लिख रहे हैं, मतलब सेट्स को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो हमेशा हम कैपिटल से प्रदर्शित करेंगे, उनके अवयव को स्मॉल से प्रदर्शित करेंगे। अच्छा, जो सेट रहते हैं उनको दो प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। सेट्स जो रहते हैं उनको हम दो प्रकार से लिखते हैं। एक आपका होता है रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, रोस्टर या आपका सारणीबद्ध रूप। मतलब इसका मतलब आप समझना, जैसे अब जो भी लिखेंगे हम समुच्चय को कैपिटल ए बी कैपिटल सी ऐसे लिखेंगे। मान लो एक समुच्चय ए है, तो इसको हम किसी भी प्रकार इसके अवयव को हम ऐसे लिखते हैं, मतलब इस टाइप से। ये आपका एक सारणीबद्ध रूप में, जैसे मैं नेचुरल नंबर की बात करूं, अगर नेचुरल संख्याओं का समुच्चय है तो n बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 रेडियस अनंत, ऐसा नेचुरल नंबर। अगर इसको लिखेंगे समुच्चय रूप में तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। समुच्चय रूप में आप इस प्रकार लिखेंगे। लेकिन इसी को यदि हम नियम में, ये रूल्स या समुच्चय निर्माण मेथड में लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे? अभी इसी को मैं अगर आपको कहूं कि समुच्चय निर्माण रूप में या रूल्स के रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे, तो हम इसको लिखेंगे एन में, ठीक है ना। एन में का मेंबर जो है वो एक्स है, मतलब एन का अवयव क्या है आपका एक्स है, सच दैट एक्स जो है वो आपका क्या है, सभी क्या है आपका प्राकृत संख्याएं हैं, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या है, यहां कोई समुच्चय ए ले सकते हैं, ये तो एन लिखा ही है, तो हम जैसे मतलब कोई समुच्चय ए, मतलब ये हम इसको अब नेचुरल लेके ए लिख रहे हैं, समुच्चय ए है, उसमें के मेंबर 1 2 3 4 ऐसा है, तो हम ए बराबर क्या लिख सकते हैं, आपका ए बराबर जो लिखेंगे हम वो कैसे लिखेंगे, ए बराबर समुच्चय के रूप में ऐसा एक्स, मतलब ए का मेंबर एक्स है और एक्स सच दैट एक्स क्या है, सभी प्राकृत संख्या है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सभी प्राकृत संख्या है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स जो है वो आपका एन में बिलोंग करेगा, मतलब जो एक्स मेंबर है फॉर ऑल, सभी मेंबर के लिए परिभाषित होता है। ये ऑलरेडी क्या होगा, ये आपका सभी मेंबर के लिए, मतलब एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आपका एन, ठीक है। ये इस प्रकार से हम, ठीक है, ऐसा लिखते हैं हम इसको। कहीं दिक्कत इसमें? हाँ, ये आपका डेडेस लिखा है, अनंत तक है, हमने एन लिख दिए। लेकिन यदि ये हमारा यहां तक होता 4 5, मान लो सिर्फ 5 तक होता, ये आपका आगे हम पढ़ेंगे। अभी मैं केवल आपको बेसिक चीजें बता रहा हूं, अभी मैं स्टार्ट नहीं हुआ एक प्रकार से, बेसिक चीजें बता रहा हूं, थोड़ा आपको समझा रहा हूं, आपको तैयार कर रहा हूं, तो इस चीज को बड़े ध्यान से समझना। ये क्या है, अभी मैंने इसके पहले जो समुच्चय लिखा था जिसमें डेडेस करके लिखा था, तो उसमें आप ये नहीं बता सकते थे कि उस समुच्चय में जब ये डेडेस हो, तो हम इसमें बता नहीं सकते कि इस समुच्चय में कितने अवयव है। बता सकते हो क्या, पता ही डेडेस कहां तक लगा है, हमको नहीं मालूम भाई। हम इस समुच्चय को अपरिमित समुच्चय बोलते हैं। इस समुच्चय को क्या बोलते हैं हम, अपरिमित, मतलब इनफाइनाइट सेट कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, इनफाइनाइट सेट कहलाता है, ठीक है। और अगर यदि ये आपका अपरिमित कहलाएगा, ठीक है। यदि इसमें आपका 4 5 लिखा है केवल, आपका जो परिमित समुच्चय हो गया, इसमें स्पष्ट हो गया है कि इसमें केवल 5 ही मेंबर है, परिमित है, निश्चित हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका फाइनाइट, ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा, फाइनाइट समुच्चय कहलाएगा, ठीक है। इस बात का हम विशेष ध्यान रखेंगे। परिमित अपरिमित जो आपका, तो ये आपका क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये आपका, फाइनाइट। लेकिन इस स्थिति में हम इसको कैसे परिभाषित करेंगे, इस स्थिति में हम इसको कैसे परिभाषित करेंगे, तो हम इस स्थिति में इसको ऐसे लिखेंगे, सभी प्राकृत संख्या नहीं लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स, ठीक है ना, एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, और मतलब x बिलोंग्स टू कितना आपका n, ठीक है, और x
क्या लिखना चाहिए, x लेस देन इक्वल टू 5। मतलब x का जो मान है वो 5 से छोटा है। देखिए x नेचुरल नंबर भी है, x ऑलरेडी आपका नेचुरल नंबर है, x जो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर पे बिलोंग कर रहा है, लेकिन x का मान 5 से छोटा है। अच्छा, इसमें भी आप थोड़ा सा समझना, आप कभी लेस देन और ग्रेटर देन में कंफ्यूजन होता है, इस बात को भी थोड़ा सा एक बात ये ध्यान रखना, जिसकी तरफ मुंह खुला है वो बड़ा रहता है। ये आपका नीचे जो एक लाइन लगी है ये इक्वल टू के लिए लगी है, मतलब x का मान 5 के बराबर है और x क्या है, बड़ा कौन है 5, छोटा कौन है x। तो x जो है वो 5 से छोटा है और 5 के बराबर है, 5 से छोटा है और 5 के बराबर है, और वो भी कौन सी संख्या है, नेचुरल नंबर। वो भी कौन सी संख्या है, नेचुरल नंबर। चाहे तो आप इसको क्या लिख सकते थे, z प्लस लिख सकते हो, z प्लस लिख सकते हो। x जो है वो z प्लस पे बिलोंग कर रहा है, ये प्राकृत संख्या है, लेकिन x क्या है आपका, एक बात ध्यान दीजिए, z में कौन होता है, 0 भी होता है, प्लस माइनस 1 होता है, प्लस माइनस 2 होता है, प्लस माइनस 3 होता है, राइट। यहां 0 है क्या, नहीं है, और जी प्लस z में क्या होता है, 0 भी शामिल होता है। तो हम यहां पर लिख देंगे 0 ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन x, सॉरी 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 5। मतलब 0 लेस देन x लेस देन इज इक्वल टू 5। मतलब x जो है वो 0 से बड़ा है। अरे भाई यहां मैंने बराबर नहीं लगाया, मैं बराबर लगा देता तो 0 शामिल हो जाता। मैंने यहां क्या लिखा है, 0 लेस देन x लेस देन इज इक्वल टू कितना आपका 5। इसका मतलब ये है x जो है वो 0 से बड़ा है, 5 से छोटा है और 5 के बराबर है। बिल्कुल आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझना, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर z प्लस लिख रहे हो तो। लेकिन अगर हम यहाँ n लिख देंगे तो फिर 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि n में ऑलरेडी आपका 0 शामिल नहीं होता है। उस स्थिति में केवल आपको x लेस देन इक्वल टू 5 लिखना पड़ेगा, उतने से हमारा काम चल जाएगा। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा कि संकेत के रूप में हमें इसी प्रकार कोई परिभाषा रहेगी, लेस देन इज इक्वल टू लिखा रहेगा, कुछ आगे जो भी लिखा रहे। तो हमारे जो हम सेट्स को लिखेंगे वो 2 प्रकार से लिखेंगे, ये आपका सारणीबद्ध रूप कहलाता है, रोस्टर रूप कहलाता है, और ये आपका नियम या समुच्चय निर्माण मेथड कहलाती है। मतलब समुच्चय निर्माण, रूल्स फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, ये कहलाता है आपका। और ये आपका कहलाता है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, ठीक है, सारणीबद्ध रूप। यहां आपको क्लियर होगा, यहां आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया, सेट आपको समझ में आया होगा। सेट क्या होता है, मतलब सेट क्या होता है, कुछ अवयवों का, कुछ मेंबरों का एक समूह होता है जो किसी शर्त को पालन करता रहता है, किसी शर्त के आधार पर वो अवयव आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है, कोई ना कोई एक डिफिनिट वो परिभाषा होती है। भारत की नदियों का समूह, 10वीं क्लास के बच्चों का समूह, ठीक है, मतलब एक निश्चित एक शर्त हो जाती है, वो सेट कहलाते हैं। सेट में जो लिखते हैं वो मैंने आपको बताया, संख्याएं जो होती हैं उनकी आपको आप क्लियर किया। अब हम आते हैं सबसे पहले समुच्चय के प्रकार। सबसे पहला समुच्चय का प्रकार होता है रिक्त समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसके कोई भी अवयव ना हो, जिसका कोई अवयव ना हो, इसको हम फाई से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये एक ऐसा समुच्चय है, रिक्त समुच्चय, मतलब एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निल है, शून्य है। मतलब शून्य मतलब वो मत लेना आप कि उसका अवयव ऑलरेडी शून्य हो, ऐसा नहीं, मतलब जिसमें अवयव ही ना हो, रिक्त समुच्चय कहलाता है। रिक्त समुच्चय जो होता है वो हर किसी समुच्चय का सबसेट होता है,
हर किसी समुच्चय का एक क्या होता है, सबसेट होता है। मतलब कोई भी समुच्चय के अगर हम सबसेट कुछ मेंबरों को लेके हम क्या करते हैं, एक अलग से सेट बनाते हैं, तो वो समुच्चय के क्या कहलाते हैं, सबसेट कहलाते हैं। तो फाई ऑलरेडी क्या होता है आपका, एक सभी का सबसेट होता है। ये आगे हम पढ़ेंगे, उसमें ध्यान रखना है इसको। सबसे पहले क्या हो गया आपका रिक्त समुच्चय। दूसरा क्या होता है आपका एकल समुच्चय। एकल समुच्चय मतलब जिसका केवल एक अवयव है। अब मैं फास्ट में पढ़ा रहा हूं, आप बुक से देखते जाएंगे, पेज नंबर 6 पे दिया हुआ है, शिवलाल की बुक है। एकल समुच्चय मालूम है। परिमित समुच्चय मैंने आपको बता दिया, फाइनाइट सेट मतलब जिसके अवयवों की संख्या निश्चित हो। अगला अपरिमित, इनफाइनाइट सेट जिसके अवयवों की संख्या क्या हो, अपरिमित हो, निश्चित ना हो, इंफिनिटी तक हो, तो आपका अपरिमित समुच्चय कहलाता है। समुच्चयों का समुच्चय, समुच्चयों का ऑलरेडी समुच्चय वो समष्टि समुच्चय कहलाते हैं। बहुत सारे समुच्चयों का समुच्चय क्या कहलाता है आपका, समष्टि समुच्चय। जैसे आप एक स्कूल का उदाहरण लीजिए। स्कूल में क्या है, मान लो आपका मिडिल स्कूल है। मिडिल स्कूल में कौन कौन सी क्लासें आती है आपकी, 6, 7, 8। मैं कहूं कि एक 6 क्लास का समुच्चय ए है, 7th क्लास का समुच्चय बी है, 8th क्लास का समुच्चय सी है। तो ये अलग अलग समुच्चय हो गए, एक परिभाषा हो गई। 6th क्लास का क्लास के बच्चों का समूह, 7th क्लास के बच्चों का समूह, 8th क्लास के बच्चों का समूह, ठीक है। ये आपके 3 समुच्चय हो गए। लेकिन ये तीनों अगर पूरा एक स्कूल की बात करें, ठीक है, एक विद्यालय की बात करें, तो ये जो है मिडिल स्कूल में ये तीनों कक्षाएं ऑलरेडी क्या है, समाहित है। हम उसको समष्टि समुच्चय कहते हैं, यूनिवर्सल सेट्स कहलाता है, ठीक है। समुच्चयों का समुच्चय आपका हो गया, वो मतलब समुच्चयों का परिवार इस टाइप से जो रहता है, जो भी रहेगा। समान समुच्चय कौन से होंगे, जो समुच्चय आपस में कैसे होंगे, जिनके दो समुच्चय उनके अवयव आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे, एक से होंगे, दोनों में अगर एक ही प्रकार के अवयव हो, ठीक है, वो आपके समान समुच्चय कहलाएंगे। ये समुच्चय के आपके क्या हो गए, प्रकार हो गए, ठीक है। कल आज हम इतना ही कर रहे हैं। कल से हम आज हमने बेसिक किया था, कल हम पढ़ेंगे, एग्जाम्पल से सॉल्व करेंगे, बताएंगे कौन सा समुच्चय परिमित है, कौन सा अपरिमित है, ठीक है। समुच्चयों का निर्माण करेंगे, कुछ शर्तों के साथ समुच्चय सारणीबद्ध रूप में लिखिए। फिर किसी को अपन को सारणीबद्ध में लिखा है तो उसको हमको नियम रूप में या समुच्चय निर्माण की विधि के रूप में लिखना है। इस टाइप से हम सॉल्व करेंगे। तो ये चीजें हम अब नेक्स्ट उसमें करेंगे। काफी समय हो गया, लगभग 11 बज चुके हैं रात के, ठीक है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप, मैं जो मेहनत कर रहा हूं उसका आप लाभ जरूर उठाएं। और आपको मैं एक एक चीज क्लियर करूंगा, एक एक बात जो पुरानी, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने आपको बताया, हर चीज आपको धीरे धीरे पूरा एक बेसिक तैयार करूंगा, ठीक है। तो इसके लिए, लेकिन मेरे आगामी वीडियो आपको प्राप्त होते रहे, इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और जो बेल बटन है उसको भी दबा लें, जैसे कि नेक्स्ट वीडियो आपको आते रहे। साथ ही साथ अपने जो साथी हैं उनको भी शेयर कर लें, ठीक है। मेरा उद्देश्य है आपको इसका लाभ प्राप्त हो। मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि आप ज्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब ज्यादा बढ़ेंगे तो मुझे कोई बेनिफिट होगा। आई एम ऑलरेडी, मैं एक जॉब में हूं और ऑलरेडी मैं सेटिस्फाई हूं। मैं केवल एक समाज का एक व्यक्ति होने के नाते समाज के लिए कुछ करना चाहता हूं। इस उद्देश्य से मैं ये अलग से इतना बिजी होते हुए रात में ये वीडियो तैयार कर रहा हूं। मैं बहुत दिनों से ये सोच रहा था, लेकिन ये कोरोना काल आया तो इसने मुझे एक मोटिवेट किया कि मुझे ऐसा करना चाहिए, ठीक है। तो मैं लेकिन काफी लेट हो गया हूँ। आज 18 सितंबर है और मैं आपका 11th की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। एक वीक पहले, 1 वीक पहले मतलब मैंने अभी 12th की क्लास भी स्टार्ट की है। उसके 10 वीडियोस ऑलरेडी मैंने बन चुके हैं और मैंने अपलोड भी कर दिया है। लेकिन 11th का मेरा ये फर्स्ट वीडियो है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा मेरे साथ ही साथ आप लोग भी मेहनत करें, बहुत अच्छा होगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। ओके, धन्यवाद, गुड नाइट।